सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 पर। आप सभी मित्र कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि रिजल्ट जो भी था वो आप सभी के सामने था। और अब आपके कोई ऐसे सवाल नहीं होंगे कि क्या करूं, जिसको जो करना है वो सारा डिसाइड हो चुका है। तो आ जाइए, आज मैं आपके सामने यूनिट 1 यूजीसी नेट, सीयूईटी, यूजी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए भाषा विज्ञान की जो क्लास होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास हम जानेंगे। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आया हिंदी शब्द, उसमें कौन कौन सी भाषाएं, उनके क्षेत्र क्या, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तद्भव तत्सम, फिर उसकी संवैधानिक स्थिति, उन सभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने कि जैसा कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको भाषा परिवार पढ़ना है, बोलियां पढ़नी है, नामकरण पढ़ने, उनकी उप बोलियां पढ़नी है, उन सभी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग में आप एक एक चीज को ऑथेंटिक पुस्तक के अनुसार हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी या फिर आपकी कामता प्रसाद गुरु उदय नारायण तिवारी, इन सभी पुस्तकों के आधार पर आप सभी के लिए ऑथेंटिक मैटर लेके आने वाला हूं। और आज मैं लाया भी हूं, जहां तक आप लोगों को थोड़ा हो सकता है लगे कि सर ज्यादा डीपली जा रहे हैं, बट आप लोग एडजस्ट करना चीजों को। और हाँ, याद रखना, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस, जिसमें आपको एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लेवल से, जैसा एग्जाम अभी है, मैंने एग्जाम को बहुत अच्छे से आकलन किया। मैं जो भी बात करता हूँ थोड़ा तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही करता हूं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया, तो मैं भी आपको दिखाने वाला भी रहूंगा कि भाई उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, और जो मैं फैक्ट लाऊंगा उसमें मैं बताता भी रहूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए, आज हम सबसे पहले आपसे सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि यूनिट 1 जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं। तो सभी मित्र फटाफट आ जाइए और अपने सभी मित्रों तक सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग याद रखना, अब मैं आपके साथ आ चुका हूं। मैं काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था क्लास लेने की, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा था। कभी पीएचडी का कार्य, कभी कुछ मेरे साथ घटना हो गई, उसमें मैं उलझा रहा। काफी दिनों से मैं परेशान था, नहीं ला पाया क्लास। बट अब आगे ऐसी कोई भी शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं प्रॉपर आपके साथ क्लास लेकर आऊंगा, और आप लोगों ने इतने इतने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास बनाए रखा, उसके लिए शुक्रिया सभी का। तो चलते हैं आज भाषा विज्ञान की तरफ। सबसे पहला आपका टॉपिक है जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उससे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं क्या क्या हैं, पश्चिमी हिंदी उसके अंदर कौन कौन की भाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी उसके अंदर कौन कौन सी भाषा उसके अंतर्गत आती, राजस्थानी, राजस्थानी में उपभाषाएं कौन कौन सी, बिहारी में कौन सी, पहाड़ी हिंदी उनकी बोलियां, खड़ी बोली, खड़ी बोली का नाम क्या है, ब्रज, ब्रज किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये सब हम जानेंगे अभी। अवधि, अवधि की विशेषताएं क्या, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड, खंडेतर, ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सभी से क्वेश्चन अब उस लेवल के तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी इनको जानेंगे हम लोग। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था और संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप हिंदी वाक्य रचना। उसके बाद हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप क्या है, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर, हिंदी कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, राजभाषा का उसको दर्जा कब मिला है, उसमें 343 से लेकर 351 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन सी हिंदी भाषा के लिए, प्रचार के लिए उसके जितने भी उपबंध दिए गए उन सब के बारे में बात करेंगे। देवनागरी की लिपि, मानकीकरण देवनागरी की लिपि कैसे विकसित हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपके यूनिट में, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में हम जान लेंगे। पंडित रामनेस त्रिपाठी के अनुसार कहते हैं ईरानी भारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। कौन? ईरानी लोग। अतः इसे स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। इसको परिभाषित करना तो आसान नहीं भाषा को, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। देखिए क्या कहते हैं, जैसे आचार्य देवेंद्र शर्मा, इन्होंने कहा कि भाषा क्या है,
उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण व्यक्ति, जैसे मेरे अंदर कोई भी विचार आया तो मैं आपसे अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो भाषा के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं रोमन में बोल रहा हूं, मैं उर्दू में बोल रहा हूं, मैं फारसी में, मैं अरबी में, तो जो माध्यम है बोलने का उसको क्या कहा गया? भाषा। कह रहे हैं कि उच्चरित, जिसका उच्चारण किया गया, ध्वनि संकेत, कोई भी ध्वनि संकेत, और ऐसा भी ध्वनि संकेत नहीं हो जैसे कोई आवाज भट भट आ रही है उसका कोई औचित्य नहीं, तो वो भाषा नहीं है। भाषा का एक सटीक, सुव्यवस्थित और उच्चरित, जो शुद्ध उच्चारण की जाए, जिसके माध्यम से हमारे भाव विचार अभिव्यक्त हो और उसका एक सार्थक अर्थ हो, उसको भाषा कहते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण व्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को आसानी से पहुंचा सके, आदान प्रदान अपने विचारों का कर सके, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, दूसरों तक प्रकट कर सकता है, दूसरों को सौंप सकता है, और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। वो जो माध्यम है उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा कामता प्रसाद गुरु कह रहे हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास कह रहे हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। साहब डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री कहते हैं। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की एक परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। अर्थवान कंठोदगीर्ण, जिसका एक अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, कंठोदगीर्ण, अपने कंठ गले के माध्यम से ध्वनि उच्चरित हो, उसको समष्टि रूप से क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा सुकुमार सेन कह रहे हैं। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समष्टि है। सार्थक, जिसका एक सार्थक अर्थ हो, सार्थक ध्वनि समष्टि जिसका विश्लेषण हो, जिसकी व्याख्या की जा सके, जिसका अध्ययन हो सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। उस भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, भाषा किन किन सिद्धांतों के आधार पर उत्पन्न हुई माना गया है, उसके प्रवर्तक कौन कौन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अभी जस्ट एक एग्जाम हुआ है एचपीएससी का एग्जाम जो हुआ उसमें पूछा गया है। दिव्योत्पत्ति, डेविन थ्योरी, ये प्राचीन धर्म ग्रंथ के इसके प्रवर्तक माने गए कि यहाँ से ये निकली संकेत। इसको रूसो मानते हैं। ठीक है, प्लेटो हैस रण डिंग डोंग थ्योरी, प्लेटो हैस एवं मैक्स मूलर ने माना। इंग्लिश सिद्धांत से कौन मानते? डॉक्टर राय, यह भी पूछा गया है। और हैज और मैक्स मूलर ने धातु से माना है। नोरे ने यो हे हो थ्योरी श्रम ध्वनि नोरे ने माना है। जी रेवेज संपर्क कॉन्टेक्ट थ्योरी, हेनरी स्वीट समन्वय, ये प्रवर्तक और सिद्धांत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आने वाले किसी भी एग्जाम में। आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आ रहा है, आपका सीईटी यूजी सीईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो आपको इनको याद रखना है, बार बार जोड़ के किसी चीज से आपको इनको याद कर लेना है और अच्छे से रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे हम देख लेते हैं अब विश्व भाषाओं के बारे में। विश्व में कितनी भाषाएं हैं, उनका वर्गीकरण, कौन कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, कितने भाषा परिवार है, उन भाषा परिवारों के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसके बारे में हम जान लेंगे। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों के विचार विभक्त हैं। सामान्यतः इनकी संख्या 2796 से 3000 के बीच मानी जाती है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत होता है। कौन कौन से? आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। विश्व में भाषा परिवार की संख्या को लेकर
विद्वानों के मत हैं भोलानाथ तिवारी, फॉन हुम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी? 13। पूछा जाता है 13 मानी किसने? भोलानाथ तिवारी ने और फॉन हुम्बोल्ट ने। ठीक है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने इनकी संख्या कितनी मानी है? 100। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कितने? 4 भौगोलिक क्षेत्र। कौन कौन से? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिका भूखंड। इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कितने भाषा परिवार हैं? 18 भाषा परिवार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 18 भाषा परिवार हैं देख लेते हैं। भारोपीय जो भाषा परिवार है उसके अन्य नाम क्या है? इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। अब भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवारों को देख लेते हैं। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इसमें भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय और द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपस बोरी परिवार, बास्क परिवार, शामी हामी परिवार। तो ये 10 भाषा परिवार जो है ये यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया के अंतर्गत आते हैं। वही अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत कितने हैं? सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होनतेतोत, बुशमैनी परिवार। उसके बाद प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। वही अमेरिका भूखंड में अमेरिका परिवार। ये 18 भाषा परिवार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको याद रखना है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं भारोपी परिवार, इसके बारे में। भारोपी परिवार जो है इसको इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। भारोपी परिवार की शाखाएं कितनी है? 10, जिन्हें ध्वनि के आधार पर, भारोपी परिवार की कितनी शाखाएं? 10, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जिन्हें ध्वनियों के आधार पर, किसके आधार पर? ध्वनियों के आधार पर सतम केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया। भारोपी परिवार की शाखाएं 10 हैं और इनको ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। कौन? सतम केंतुम। सतम वर्ग में कौन कौन से हैं? भारत ईरानी, आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, इलीरियन। ठीक है। उसके बाद केतुम वर्ग में जर्मानिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, तो इनको आपको याद रखना, नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना। डॉक्टर गेरसन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों में विभाजित किया। आप यहाँ से देखिए, ये आपको कंटेंट जो है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक से, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक से, इन दोनों पुस्तक का मिला जुला मिलेगा। थोड़ा सा विस्तृत हो सकता है लेकिन आपको पढ़ना और जानना जरूरी है। मैं जो आपके तथ्य हैं उनको प्रैक्टिस के टाइम या रिवीजन के टाइम में रिवीजन करवाऊंगा। या आप लोगों को भरोसा बनाए रखना, हम पे विश्वास रखना, मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट सभी। लेकिन अभी जो मैं आपको विस्तृत थोड़ा दे रहा हूँ उसको आप समझिए और पढ़िए। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पीजी के स्टूडेंट देखते हैं, पीजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, क्योंकि आप जब उत्तर लिखेंगे भाषा विज्ञान में तो यहाँ से जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, खासकर आप यहाँ इस आधार पर आप कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आपका आएगा उसको भी आप लिख सकते हैं। या फिर जैसे भी एचपीएससी मेंस में क्वेश्चन आएगा तो जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखने में सहायता मिले। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आ जाइए, डॉक्टर गेरसन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया। कौन? ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अविस्ता है, 7वीं सदी ईस्वा पूर्व। और अविस्ता का अर्थ है शास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है अविस्ता का अर्थ क्या है, पीजीटी में पूछ सकता है, टीजीटी में पूछ सकता है। अविस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा था। कहाँ की? बैक्टीरिया की। कुछ लोग भूलवश अविस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य, ये भी याद रखना है। अब भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है वो कब से कब तक रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये कहीं कहीं किसी पुस्तक गाइड में 2000 मिलता है, जो कि सरासर गलत है। ऑथेंटिक पुस्तक के अकॉर्डिंग मैंने कई सारी पुस्तकों में जांचा है, चेक किया है, देखा है, तब कंटेंट बनाया है। तो वहां पर आपको हमें जो देखने को मिला 1500 मिला, तो आप लोगों को ये 1500 ही याद रखना, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। किसका? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक, आज तक माना जाता है। इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार। प्रथम काल में 4 वेदों का,
चार वेद आपको पता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी आपको पता है, उनकी रचना हुई। ब्राह्मण उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत में लिखे गए ये सभी ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। कहाँ पर? ऋग्वेद संहिता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाषा का सबसे पुराना रूप कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। ठीक है, लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे, फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह वे पूरब की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की नहीं, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनुष्यों की थी। ठीक है, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। जो दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में हुआ उसको क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। जैसे रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण ग्रंथ, प्राचीन जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनकी बात करें अगर, जैसे पाणिनि ने लिखा, कात्यायन ने लिखा, मोगलान ने लिखा, वो जो पुराने और भी पुराने जैसे इस तरह के जो व्याकरण हैं, वो जो पुराने व्याकरण हैं वो खासकर लौकिक संस्कृत में कुछ पतंजलि का है। और ये जो पुराने पुराने व्याकरण ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ हैं वो सभी किसमें? लौकिक संस्कृत में। याद रखना, पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वानों हार्नेली, ग्रियर्सन तथा वेबर ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुड़े ने इस मत का खंडन किया। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चित ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कुछ भाषागत विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा थी, जो वैदिक संस्कृत थी, उसकी बात कर रहे हैं। उस समय लौकिक संस्कृत जो साहित्य के लिए प्रचलित थी उसकी बात कर रहे हैं। वो भाषा कैसी थी? भाषा योगात्मक थी। कैसी? योगात्मक, जुड़ी हुई थी। संस्कृत के शब्द कई सारे एक साथ जुड़े रहते हैं। तो आप अगर कादम्बरी संस्कृत में पढ़े होंगे, रचना रघुवंशम पढ़े होंगे, तो उनमें देखिए बड़े बड़े वाक्य संस्कृत में लिखे रहते, या फिर रामायण संस्कृत के कई सारे श्लोक, या फिर उसके गीता के कई सारे श्लोक ऐसे जो बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए शब्द रहते थे। तो भाषा कैसी वहां पर? भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। व्याकरण आदि की अच्छी व्यवस्था थी इसमें संस्कृत की। भाषा संगीतात्मक भी थी। कई सारे श्लोक गाकर पूरी आपकी अगर भगवत गीता की बात की जाए तो कई सारे मनुष्यों ने गा गा कर उसको उच्चित किया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। 3 लिंग थे इसमें, 3 वचन थे। पदों का स्थान निश्चित नहीं था कि कितने पद हो जाएं, जैसे घटना वैसे पद आगे बढ़ते जाते थे। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी और दक्षिण के द्रविड़ शब्दों का उपयोग इसमें होने लगा था। तो ये था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की विशेषताएं। अब हम आ जाते हैं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर गई। भाषा की सृष्टि एवं विकास करती रही। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो भारतीय आर्य भाषा है वो एक नए युग में प्रवेश कर नई भाषा की सृष्टि करती है एवं विकास करती रही। मूलतः इसके बाद क्या होता है? इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसको क्या कहा गया? प्राकृत कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास प्राकृत में हुआ। उस काल में यह प्राकृत 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुआ। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं थी? प्रथम अवस्था 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन आरंभ तक पाली और शिलालेखी प्राकृत सामने आई। दूसरी अवस्था में
पहले में कौन आई? पाली और शिलालेखी प्राकृत आई। दूसरी अवस्था 1 ईस्वी सन आरंभ से लेकर 500 ईस्वी तक अनेक प्रकार की प्राकृतों की भाषा आई। और उसके बाद तीसरी अवस्था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का विकास हुआ, जिसमें आपका अर्धमागधी अपभ्रंश, ये सभी जितने भी अपभ्रंश थे, शौरसेनी अपभ्रंश, वो सभी जो विकास हुआ इसी अपभ्रंश में हुआ 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी देश भाषा को आप प्राकृत मान सकते हैं, इससे पुरानी भाषा प्राकृत भी कहते हैं। इसे सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। किसको? पाली को। ठीक है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। इन्होंने गया की धरती बिहार में इन्होंने अपने अनुयायियों को गया में ही इन्होंने दिए थे ना, प्रवचन दिए थे। तो किस भाषा में दिए थे? पाली में। कभी पूछा जा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। वहीं इनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे सिंगल, या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई। मगध कहाँ? बिहार में। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान हैं, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक है। पहली सदी ईस्वी 500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। पहली सदी से 500 ईस्वी तक की जो भाषा उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भाषा के रूप में व्यवहार की गई उसको क्या कहते हैं? प्राकृत। आचार्य हेमचंद्र इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। किससे? संस्कृत से निकली मानते हैं। किसको? प्राकृत को। ठीक है। हेमचंद ने सामान्यतः यह मत है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। भाषा विज्ञान ने प्राकृत के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से भेद हैं? शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। शौरसेनी ये प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। कौन? शौरसेनी। या मध्य देश की प्रमुख भाषा थी जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य देश संस्कृत का मुख्य केंद्र था, बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ। किससे? महाराष्ट्री से। ठीक है, याद रखना आप लोग। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच का है। किसके बीच का है? मागधी और शौरसेनी के बीच का प्राकृत का जो विकास है क्षेत्र है उसका है। यह प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। इस भाषा का उपयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ। मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित थी। 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा इस नए युग में प्रवेश करती है। ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा चरम विकास अपभ्रंश में हुआ। किसमें हुआ? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो चरम विकास हुआ वो किसमें? अपभ्रंश में हुआ। जब वरुचि जैसे प्राकृत के व्याकरण लिखने वालों को क्या कहा गया? वैयाकरणों ने प्राकृतों को व्याकरण के सांचे में ढाल दिया। लोक भाषा कौन थी? अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब जनसाधारण में प्रचलित हो चुका था अपभ्रंश, लोगों के बोलचाल में आ गया था और यही अब साहित्य में धीरे धीरे अपनाया जाने लगा था। यह वस्तुतः पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा की विजय थी जो अपभ्रंशों में फलवती हुई। अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे ग्रामीण भाषा, देशी देश भाषा, अपभ्रंश, अवहंस, अवहत्थ, अवहट्ट, अवहृत आदि। अपभ्रंश अर्थ ही है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, भ्रष्ट। ये सभी इसी के अर्थ हैं, याद रखना आप लोग। ये नाम पंडितों द्वारा दिए गए जिन्हें लोक भाषा सदी ईस्वी
रूप में सदा ईस्वी रूप में दिखाई पड़ती रही। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया है। बच्चन सिंह ने आदि काल को अपभ्रंश काल भी कहा है। कई सारे अपभ्रंश काल को याद रखना आप लोगों को। तो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, बच्चन सिंह 1000 ईस्वी के आसपास की भाषा को अपभ्रंश भाषा के आधार पर यह अपभ्रंश काल का याद रखना आप लोग। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई। एक प्रकार से ये अपभ्रंश प्राकृत, ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। कौन? ये सभी जितने हैं ये अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ियां हैं। प्राकृत भाषाओं की इस प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ था। इस पर अन्य रूपों का प्रभाव भी पड़ा है। हिंदी का जन्म इसी मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। याद रखना, हिंदी का जन्म मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। उसके बाद ही हिंदी प्रचलन में आई। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित हैं, जिन से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश इस प्रकार हैं जिनके सामने उससे जन्मी आधुनिक भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से अपभ्रंश है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शोरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको 1-2 बार लिख कर याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, लहंदा, कौरवी, सिंधी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मराठी। उसके बाद पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ये सभी भाषाओं का मैं डायग्राम आपको विजुअल समझा दूंगा आगे अगली क्लास में, जब भाषा और बोली को लाऊंगा। ये मैं कॉन्टेक्ट की पुस्तक से लाया हूँ, कंटेंट से, तो वहां पर ऐसे ही पैराग्राफ में लिखी थी, तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने रख दिया है। बाकी अगली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं पूरा डायग्राम अच्छे से समझाऊंगा। उसका फिर भाषाएं क्या है, उसके नामकरण किस किस ने किए, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। अपभ्रंश में लगभग वे ध्वनियां थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। स्वरों का अनुनासिक रूप संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसा ही कुछ बातों में समानताएं रहते हुए भी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से बहुत दूर चली गईं और प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के काफी नजदीक चली आईं। भाषा अधिक सरल हो गई। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी यहाँ से बन सकता है और बना भी है। संयोगात्मक, वियोगात्मक भाषा की परिभाषाएं हैं। किस किस भाषा को संयोगात्मक, वियोगात्मक, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो वियोगात्मक कौन सी, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए लिखा है, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, किंतु अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक हो गई। संज्ञा सर्वनाम से संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियां साथ लगती थी, किंतु अपभ्रंश में अलग अलग लगने लगी। इस वजह से ये कैसी हो गई, वियोगात्मक भाषा हो गई। हिंदी में अपभ्रंश की ये सारी प्रवृत्तियां चली आई। नपुंसकलिंग प्रायः समाप्त हो गया, तद्भवों की संख्या बढ़ गई। 1100 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश का समाप्त हो गया और इसके बाद आधुनिक भाषाओं का युग आरंभ हुआ। 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आया। कुछ समय तक अपभ्रंश की प्रवृत्तियां आधुनिक भाषाओं में मिली जुली रहीं, फिर धीरे धीरे कम होती गईं। भाषा परिवर्तन के इस संक्रांति काल में संदेश राशक, प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता तथा ज्ञानेश्वरी जैसे कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिनके अध्ययन से अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी के कुछ रूप देखे जा सकते हैं। इस काल की भाषा को लोगों ने अभट्ट नाम से पुकारा और जितने ऊपर ग्रंथ दिए गए हैं संदेश राशक जैसे अभट्ट भाषा में है, अपभ्रंश में भी कुछ ग्रंथ हैं, तो ये सभी उस संक्रांति काल में लिखी गई भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। अभट्ट में, अपभ्रंश में, पुरानी हिंदी में, ठीक है, याद रखना आपको। इस काल के कवि ज्योतिषर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने तत्कालीन भाषा को अभट्ट की संज्ञा दी है। अभट्ट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है, याद रखना। सच पूछा जाए तो संक्रांति काल में जिस नई भाषा की सृष्टि हो रही थी उसे पुरानी हिंदी, पुरानी बंगला, पुरानी
जूनी, गुजराती आदि कहना ही उचित होगा। उक्त बातों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी भाषाएं सरलता की ओर हैं। संस्कृत, पाली आदि की तुलना में अपभ्रंश के शब्द रूप कम हो गए। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में शब्द रूप और भी कम हो गए। किसमें? आधुनिक भारतीय भाषाओं में शब्द रूप। इसी प्रकार भाषा सरल होती गई। संस्कृत में 8 कारकों के 3 वचनों में 24 रूप बनते थे, प्राकृत में 12 रूप हो गए, अपभ्रंश में 6 और आधुनिक भाषाओं में 2 रूप मूल रूप विकृत हो गए। क्रिया के रूपों में काफी कमी हो गई। संस्कृत में वचन 3 थे। कितने थे वचन? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब कौन से हैं? वर्तमान में हिंदी में एक वचन, द्विवचन ही है। अब केवल 2 ही वचन रह गए। संस्कृत में 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये अब क्या रह गया है? आप लोगों को पता है 2 ही लिंग बचे। आधुनिक भाषाओं में 2 ही लिंग भी रह गए हैं। 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती है। कौन सी? हिंदी रचनात्मक प्रकृति के आधार पर कह रहे हैं कि हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। कैसी है भाषा की प्रकृति? हिंदी की रचनात्मक है। इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा सकता है कि हिंदी किस रचनात्मक आधार पर किससे मिलती जुलती है? तो किससे प्रकृति रचना के आधार पर मिलती जुलती है? जर्मन भाषा के आधार पर मिलती जुलती। हिंदी जर्मन की तरह अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। यह विशेषता अंग्रेजी की नहीं है। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी हिंदी को उधार लेने वाली भाषा न कहकर रचनात्मक भाषा कहना ठीक समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि हिंदी को उधार लेने वाली भाषा न कहकर रचनात्मक भाषा कहना ठीक है, किस विद्वान का मत है? तो डॉक्टर उदयनारायण तिवारी का। इस दृष्टि से आर्य भाषाओं में हिंदी का अपना अलग अस्तित्व, व्यक्तित्व है। हिंदी की दूसरी विशेषता यह है कि आरंभ से ही इसमें तद्भवों की अधिकता रही। ये तद्भव हिंदी के प्राण हैं। तद्भव क्या है? हिंदी के प्राण है। ये उदयनारायण तिवारी की पुस्तक से ही कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः हिंदी जनता की भाषा है। कैसी है? हिंदी जनता की भाषा है। जनजीवन की गोद में इसका जन्म हुआ है, अतः इसे जनता के गले का हार बना रहना है। इसकी स्वाभाविक शोभा पर तत्समों के बोझिल अलंकार लादना, इसकी प्राकृतिक सुषमा को नष्ट भ्रष्ट करना होगा। यह बात हिंदी के प्रेमियों को ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी में वैदिक युग से लेकर आज तक हजारों लाखों चलते शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिन्हें समय समय सर्वसाधारण ने अपनी धरोहर समझा है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि पहले से वैदिक युग से संस्कृत शब्द ही प्रचलित चले आ रहे हैं और आज भी हिंदी में भी प्रचलित चले आ रहे हैं, लेकिन हमें उनका अर्थ पता नहीं और हम जानना भी नहीं चाहते और उनका प्रयोग रूढ़ हो गया और आज भी प्रचलन में है। सर्वसाधारण व्यक्ति भी पूछता है, वो सारे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन उनका मतलब उसको नहीं पता होता है, लेकिन लोग प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोक में प्रचलित हैं। ठीक है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से मानी गई। किससे? हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से। याद रखना आप लोग, पश्चिमी हिंदी से मानी गई। हिंदी के अंतर्गत ये रूप प्रचलित हैं। पश्चिमी हिंदी पंजाब ब्रजभाषा, कड्डौजी बुंदेली खड़ी बोली, बांगरू राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मगही प्रदेश की बोलियां, पहाड़ी प्रदेश की बोलियां कुमाऊनी गढ़वाली ये सभी आती हैं। ठीक है, पहाड़ी में। तो ये था आज के कुछ आपकी पहली क्लास थी और ये इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ थे भाषा के बारे में। आगे हम जो बात करेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे जो आपका बोली क्षेत्र है। बोलियों का नामकरण क्या है, किसने नामकरण किया है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका प्रयोग किन
किन क्षेत्रों में होता है और उसके प्रयोग की विशेषताएं क्या है, अवधि में क्या है, ब्रज में क्या है, खड़ी बोली में क्या है, उस सभी के बारे में बात करेंगे। और आप लोग को एक छोटी सी 2 पंक्तियां सुनाते हैं, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और अब मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं और क्लास लेकर आओ। और आप लोगों ने जो भरोसा हम पे बनाया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं कि मौके 1000 मिलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। मौके 1000 मिलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। आपने जैसी सोची है वैसी ही बन जाएगी। अगर बस आपने जैसी सोची है वैसी ही बन जाएगी। बस आप खुद को सफल असफल क्या समझते हैं, बस आप खुद को सफल असफल क्या समझते हैं, आप वैसे ही बन जाएंगे जैसा अपने आप को समझते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी, तो आप अवश्य कर लेंगे। अगर आपको लगता है यार वो कह रहे थे कि तुमसे क्या ज़्यादा होगा, दे दिया आपने 4 बार एग्जाम दे दिया ना, नहीं हो रहा ना, नहीं होगा तुमसे। अगर आपने ये खुद मान लिया, जब तक आप खुद से नहीं हारते ना, दुनिया में किसी के अंदर वो पावर नहीं कि आपको हरा दे। आपके अंदर जो विचार है ना, बहुत बड़ी पावर है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपके अंदर है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो आप अवश्य कर लेंगे। अगर आपको लगता है यार उसने बोल दिया पता नहीं होगा, नहीं होगा, अगर ये आ गया एक बार के लिए भी आ गया ना, तो निगेटिव विचार ना दीमक की तरह होता है, अंदर अंदर आपको खोखला कर देगा। आपका ना पढ़ने में लगेगा, आपको लगेगा अरे क्या सर बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून नहीं, जज्बा नहीं है करने का। तो इसलिए आपको अपने हौसले को बरकरार रखना है कि मैंने लिखा था ये कि आप वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप अपने को समझते हैं। शहंशाह हैं तो शेरों से हुंकार भरेंगे। अगर आपको विजयी बनना है ना, तो शेरों से हुंकार भरेंगे, और खुद हारे हैं तो कायरों से आ भरेंगे। समझना खुद है कि मैं क्या हूं, समझना खुद है कि मैं क्या हूं। जो लोगों ने कहा वो, या जो खुद ठानी वो हूं। जो लोगों ने कहा वो, या जो खुद ठानी वो हूं। ये दुनिया तो वैसे भी खुद से आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ये दुनिया तो वैसे भी खुद से आगे किसी को कुछ नहीं समझती। क्या आप मान चुके? हम भी उनकी बहकाई बातों के हिस्सा हैं। अगर आपने कुछ करने की ठानी, अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो खुद चलिए, लोगों की बातें क्यों मानी है। चलते रहिए एक नए सफर पर, जहां लोगों की नहीं खुद की बात करेंगे। चलिए चलते हैं एक नए सफर पर, चलते हैं एक नए सफर पर, जहां लोगों की नहीं खुद की बात करेंगे। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे सफल बने, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे सफल बने, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो आप सभी मित्र भरोसा खुद पे रखिए, और आपने अगर ये हाथ मेरे हाथ में दिया है तो आपको उस मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ूंगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बस आपको लगे रहना है। शुक्रिया, सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, क्लास को शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, और आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आगे और क्या और कैसे किया जाए। आप लोगों के जो सवाल है, जो डाउट है, अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं है जो पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी का।